TV. You are watching our program live from London studios. I would like to first start with saying this, that we are open for other point of views as well. And we have been trying to get alternate point of views from Pakistan and Pakistani Kashmir, occupied Kashmir. However, we haven't been successful so far. But if you want to join our show, if you want to come and give your perspective on our issues that we present in our show, you are most welcome. You can get in touch with our studio, or you can message me directly, and we will make sure that we bring your point of view on the show as well. नाजरीन, अब चलते हैं आज की रोजमर्रा खबरों की तरफ। और इस वक्त जाहिर है सबसे बड़ी खबर जो है वो अमित शाह के हवाले से। उस पर बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा गिलगित बल्तिस्तान के बारे में आपको बताऊं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सरदू में जो है वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, और उसमें ये डिमांड की गई है कि जो प्राइसेस हैं गेहूं की, उनको 2013 यानी आज से 10 साल पहले की प्राइसेस पर वापस लाया जाए। और कॉन्फ्रेंस में कहा कि 5000 या 2000 की बोरी कबूल नहीं है, सिर्फ 1200 रुपए का रेट कबूल होगा, और यानी कि गेहूं का। और गेहूं का जो कोटा है उसकी 16 लाख बोरियां जो है वो कोटे में बहाल की जाए। इसके अलावा नाजरीन, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तानी ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान में जो चल्लास में हमला हुआ था बस के ऊपर, जिसमें कुछ फौजी भी मारे गए थे पाकिस्तान के, लेकिन उसमें ज्यादातर जो है वो एक मजहबी फिरके से ताल्लुक रखते थे, तो उसको ये रंग देने की कोशिश की गई कि ये फिरका वाराना हमला है। उसके खिलाफ जो है वो बहुत ज्यादा शोर मचा है। और गिलगित बल्तिस्तान असम्बली जो है उसके अंदर जो नवाज खान नाजी हैं, वो लीडर भी हैं और मेंबर भी हैं वहां के असम्बली के, उन्होंने तकरीर की है। मैं चाहूंगा कि पहले वो तकरीर आप सुने। कल से इन्हीं बातों के ऊपर झगड़ा पैदा हुआ कि माजी की बात न की जाए। जनाब स्पीकर, 1947 से पहले ज्यादा जहालत थी। उससे पहले ये इलाका पूरा यागिस्तान हुआ करता था, लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि नीचे से इंडस वैली से कोई हमला हुआ है, कोई कत्ल गारतगरी हुई है। हमारे आबा व अजदाद ने नहीं बताया। ये सारी चीजें 47 के बाद ही हुई, और इस वक्त तक गजर से रिकॉर्ड की हुई अमवात जो है 52 है, 52 है। उसके अलावा चोरी चकारी और सारी चीजें कब्जे वो अपने जगह पर। जनाब, ये ग्रेट गेम है, इसमें कोई शक नहीं है। ये चीन और अमेरिका की जंग है, ये दो बड़ी लॉबियों की जंग है। लेकिन लिटिल जंग उन्होंने शुरू नहीं की थी। लिटिल जंग इधर से लोकल शुरू हुई, और इसमें गिलगित बल्तिस्तान का कोई सुन्नी या शिया शामिल नहीं है, सिरे से कोई नहीं। न कोई जामर का कोई जफ्टर शामिल है, या कोई गिलगित का कोई राजा शामिल है। जनाब, जब 47 में तब्दीली आई तो 2-3 इश्यूज पे मनसूबाबंदी के तहत काम किया गया। उसमें स्टेट सब्जेक्ट रोल था, उसमें डेमोग्राफी थी। ये ऐसे हसास मामला है जिस पर बात करने वाले को भी हुडूर सानिया जैसे हालात से गुजरना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये बात करनी पड़ेगी, इसलिए कि इन इश्यूज पे काम करने वाला दियामर का कोई अहले सुन्नत का आदमी नहीं है, न गिलगित का कोई शिया का काम है। ये उन पोतों का काम है जो ब्राउन के बाद उनके जानशीन बने थे। और 1948 में गिलगित बल्तिस्तान का कोई मुलाजिम भी नहीं था, कोई हाकिम तो छोड़ दे, कोई आम अच्छी सीट पे भी कोई नहीं था। और उस वक्त से ये चीजें शुरू की गई है। ना अकीबत अंदेशी की इंतहा है कि जो गड़ा खुद खोद रहे थे दूसरे लोगों के लिए, उसमें अब इनको खुद गिरना पड़ रहा है। ये सेकंड फेज पे ये ग्रेट गेम है। ये लिटिल गेम पहले से शुरू की गई है, उसमें कोई अमेरिका नहीं है, उसमें कोई हिंदुस्तान या चीन या कोई और
नहीं है। यहां सूरत हाल ये हुई कि हर छोटे से छोटे वाक़े को मट्टी पाओ की तरफ लेकर गए और बाज़ औक़ात तो ऐसा किया गया, अब भी किया जा रहा है। मसलन तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखा। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो गेहूं का कोटा ना मिलने की वजह से फ्लोर मिल्स बंद हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब आटे का बुरहान और ज्यादा शदीद होगा। सरकार कह रही है कि फ्लोर मिल्स को उसी सूरत में आटा दिया जाएगा कि वो नए रेट पर आटा खरीदे। तो ये एक इस वक्त मसला पैदा हुआ है और अवामी एक्शन कमेटी ने कहा है कि फूड अथॉरिटी जो है गिलगित बल्तिस्तान की, इसके ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज के खिलाफ जो है तहकीकात की जाए, इंक्वायरी की जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 40% जो है गंदम यानी गेहूं वो करप्शन की नजर हो जाती है, वो चोरी हो जाती है। ये सारी सूरत हाल है और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में भी हालात जो है वो सुधर नहीं रहे नाज़रीन। मसलन पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो है वो इस वक्त लोग फाकों पर उतर आए हैं, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही और मेरा ख्याल है कि हम लोग अब ये आहिस्ता आहिस्ता आम आवाम भी जो है उसमें अब एक किस्म का रूटीन बन गई है। हाँ जी, नहीं मिल रही पेंशन, क्या करें, नहीं मिल रही। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है नाज़रीन, कि लोगों को पेंशन नहीं मिल रही और इसी हवाले से जो है वो एक वीडियो है हमारे पास जिसमें पीओजेके में एक शख्स सड़क पे लेट गया है और वो खुदकुशी करना चाहता है। और वो देखिए आप खुद वो क्या कहते हैं, ये वीडियो देखिए। 3 माह से पेंशन से महरूम बल्दिया का रिटायर मुलाजिम सरापा एहतजाज, सड़क पर लेटकर अनोखा एहतजाज शुरू कर दिया। अगर पेंशन न मिली तो मेरी मौत का जिम्मेदार इदारा होगा। अली अकबर अली की दोमेल न्यूज से गुफ्तगू। बहुत बड़े मस्कीन लोग हैं, गरीब हैं, कारपोरेशन के मुलाजम हैं, मुनसिपल कारपोरेशन के मुलाजम हैं, जितने मुलाजम भी हैं उन्होंने सारे ज्यादती हो रही है, ज्यादती हो रही है। 3 महीने तो 6 दिन हो गए, पेंशन किसी को भी नहीं ली बेचारियों को। ये औरतां बेचारियां आनी वो भी भुखियां पानियां जुलदियां। मैं कह देवा मड़े कोल के बगैर दरिया तो आज शामी वेले तो कोलो में रुखसत हो जुलसा जो भी खुदा गना होया फिर से विलेला मास वास्ते खुदा माफ कर छोड़े। ये मेरे को पता कि मैं राती वेले भी ना सहना भुखा नाल, मैं अपनी नहीं खैर मैं मर गया कुपुर। ये जी पिछा वाम जेड़े सफाई करने वाले बेचारे सुबह गटरा में चलते हैं, डॉक्टर तो बाद यही लोग डॉक्टर तो बाद यही तुम दी सफाइयां कर दें, गटरा में पढ़ते जालमो ऐसा तो रहम करो, उस खुदा खोलो खौफो, उस खुदा की जात खोलो डरो। वो उतना बैठे थे तुसा को छोड़ता नहीं, मुझको भी नहीं छोड़न लग्या। वो अपनी गुनाह की सजा मिल सी, कदे ठालसन कदे बठालसन कदे ठोडे मारसन। मैं तो यही बदकार हाँ, लेकिन तुसी तो मोमन लोग हो, अल्लाह के प्यारे लोग। नाज़रीन, वो कह रहे हैं कि 3 महीने और कुछ दिन हो चुके हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही। वो ये कह रहे थे कि बहू बेटियां जो है मैं उनको देख देख के तंग आ गया हूँ कि वो आते हैं पेंशन लेने, उनको पेंशन नहीं मिलती। और ये सारी सूरत आपने देखी। ये बल्दिया के मुलाजिम थे, जो रिटायर मुलाजिम थे। वो कह रहे हैं कि बल्दिया के मुलाजिम अगर सफाई ना करें शहरों की तो पीओजेके के शहरों में कितनी गंदगी फैल जाएगी, लेकिन हमें उसके सिले में पेंशन तक। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कल, इसको पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान को लेकर, जिसमें कश्मीरी पंडितों के मसले को भी एड्रेस करने की कोशिश की गई है। ये है अमित शाह जी ने तकरीर जो की है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगले इलेक्शन में जो असम्बली कायम होगी उसमें पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। ये देखिए अमित शाह जी का वीडियो जो वो खिताब है। जो लोग कहते हैं, मैं कश्मीर के जो सांसद बैठे हैं उनको विशेष रूप से कहना चाहता हूं, क्या हुआ जो कहते हैं इनको बताना चाहता हूं। मान्यवर, जब आतंकवाद चालू हुआ, निशाना बनाकर सबको भगाना शुरू हुआ,
घड़ियाली आंसू बहाने वाले तो मैंने बहुत देखे, शब्दों से अच्छे तरीके से सांत्वना देने वाले मैंने बहुत नेता देखे हैं, मगर नरेंद्र मोदी एकमात्र व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने इनके आंसू साच अर्थ में पोंछने का काम किया। मान्यवर, उनकी पीड़ा का हम कल्पना नहीं कर सकते। जो करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी वहां छोड़कर जान बचाने के लिए कहीं बेंगलुरु, कहीं अहमदाबाद, कहीं दिल्ली, कहीं जम्मू में जाकर कैंप में रहे हैं, अपने स्तर से बहुत नीचे जीवन जी रहे हैं, इनकी पीड़ा की कल्पना हम नहीं कर सकते बाकी के देश के हिस्से में रहकर। मगर जब वहां से भागे वो, करोड़ों रुपए की संपत्ति किसी ने कब्जा ली। कब्जा लेने के बाद कहा कि अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं जो देता हूं वो ले लो। औने पौने दाम में करोड़ों रुपए की संपत्ति एक प्रकार से छीन ली गई और प्रशासन चुपचाप बैठा, कोई कदम नहीं उठाए। और मान्यवर, हमने इसका रास्ता ढूंढा, नया कानून बनाया और वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उनको वापस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। ये पूछते हैं क्या हुआ था वो भी बताया और अब क्या हुआ वो भी बताया। और बहुत बोले हो, धैर्य रखना सुनने का, आज जरा धैर्य रखकर सुनना। और मेरा निवेदन है, जितने बैठे कम ही बैठे हैं, चले न जाए। मान्यवर, अधिवास प्रमाण पत्र लगभग 1.6 लाख लोगों को अधिवास प्रमाण पत्र देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रति व्यक्ति 3250 रुपया और अधिकतम सीमा परिवार में 13,000 रुपया कैश डॉल दिया जाता है इन लोगों को। प्रति व्यक्ति 9 किलो चावल, 2 किलो आटा और 1 किलो मासिक चीनी देने का काम हमारी सरकार करती है माननीय। और पाक ऑक्युपाई कश्मीर से जो लोग आए थे उनको एक मुश्त 5.5 लाख रुपया एक साथ देने का काम ये नरेंद्र मोदी। जो लोग कहते थे कि क्या हुआ, आप तो मूल से ही कटे हो साहब, मूल के साथ संपर्क ही नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा बदलाव क्या हुआ। इंग्लैंड में वैकेशन कर जम्मू कश्मीर के बदलाव का अनुभव नहीं कर सकते हो। मान्यवर नाज़रीन, आपने देखा वो बता रहे थे कि किस तरह से बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों के मसले के ऊपर भी उन्होंने काम किया और उसको काफी हल किया। और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से जो आए हैं या आते हैं वहां से जम्मू कश्मीर में, उनको यकमुश्त 5 लाख हिंदुस्तानी रुपए जो है वो दिए जाते हैं और उनको बड़ा ख्याल रखा जाता है, राशन पानी का ख्याल रखा जाता है। तो ये क्या अब बीजेपी सरकार अब पीओजेके की जो सीट्स हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, उनको अब अगले इलेक्शन में भरने जा रही है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आपके जाने पहचाने फॉर्मर चीफ ऑफ टेरिटोरियल आर्मी मेजर जनरल AK सहवाग साहब जुड़े हैं। जनरल साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच, इतनी रात को आप हमारे साथ जुड़े इंडिया से। जनरल साहब, ये तो हर तरफ जो है, हर तरफ अब शोर उठ गया है कि जी पीओजेके को इंडिया रिप्रेजेंटेशन देने जा रहा है लोकसभा में। क्या है ये, जरा हमारे दर्शकों को समझाएं, खास तौर पर जो पीओजेके के दर्शक आपको बड़े शौक से सुनते हैं, वो आपकी असल ऑडियंस है, उनसे गुफ्तगू करके जरा समझाएं हम लोगों को कि क्या होने का। जी हाँ बिल्कुल मिर्जा साहब, देखो सच्चाई यह है कि 5 अगस्त 2019 को जो आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया था और उसके बाद पूरी जम्मू और कश्मीर की स्टेट को 2 हिस्से में बांट दिया था, 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर और 1 लद्दाख। और उसके बाद अब जो है डिलिमिटेशन का प्रोसेस खत्म हो गया है और उसके बाद जैसे हम प्रॉमिस किया था होम मिनिस्टर ने और गवर्नमेंट ने कि इलेक्शन होंगे, मुझे लगता है अगले साल मई जून में इलेक्शन होने के चांसेस हैं। और उसके अंदर उन्होंने डिलिमिटेशन में सीटों को भी बदला है कि जो जम्मू के रीजन में पहले जो सीटें 36 थी वो 43 हो गई हैं और इसी प्रकार से कश्मीर में 46 से 47 हो गई हैं
और इनको अब भरा जाएगा। इसके साथ साथ जो 2-4 और इम्पोर्टेंट चीज हैं, 2 जो सीटें जो कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए हैं उनको भी नॉमिनेट किया गया, और एक सीट ऐसे भी है जो पीओके से लोग आए हैं। इसके साथ साथ जो 24 सीटें हैं जो कि पीओजे की हैं, उनको पहले खाली छोड़ा जाता था। वो 1994 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था पार्लियामेंट में। अब मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इशारा कर रहे थे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, उनके ऊपर भी कुछ न कुछ कार्रवाई होगी, वो भी भरे जाएंगे। तो ये सच्चाई है। बहुत जो 2 अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं, रीऑर्गेनाइजेशन बिल और रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, जो कि लोकसभा ने पास कर दिया, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ये दिखलाएंगे कि जम्मू कश्मीर में एक तो जो कश्मीरी पंडित वहां से चले गए थे, जिनकी जमीनें वगैरह ले ली थी, उनकी जमीनें वगैरह वापस मिलेंगी, और इसी प्रकार से जो लोग पीओजे से आए थे उनको भी बहुत अच्छी तरीके से हर सहूलियत मिलेगी जो दूसरों मिलती है। और तीसरा जो इशारा किया है कि जो पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान क्योंकि भारत का हिस्सा है, इसकी भी एक प्रकार से इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और ये जो 24 सीट हैं इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इनको मुझे लगता है अगले असेंबली इलेक्शन में और जो पार्लियामेंट इलेक्शन होंगे उसमें भरे जाने की बात होगी, और ये इसकी तरफ इशारा है और इसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी डिस्कशन हुई पार्लियामेंट में, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी इशारा किया जो हमारे होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह ने, कि जो पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान था वो भारत ने अपनी गलती से दिया। शायद वो प्राइम मिनिस्टर नेहरू के कह रहे थे कि उस समय जब भारत की फौज जीत रही थी और जब मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली की बात आई तो फिर हम रुक गए वहां पर, जबकि फौज वहां पर काफी हद तक जीत रही थी। अगर 3 दिन और मिलते तो ये पूरा पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान जो कि भारत का हिस्सा था वो भारत में आ जाता। और इसी प्रकार से उन्होंने दूसरी गलती ये बताई जो पंडित नेहरू ने की, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, जो पार्लियामेंट उनकी कैबिनेट ने जो किया कि वो यूनाइटेड नेशन में गए। यूनाइटेड नेशन में कोई जाने की जरूरत नहीं थी, भारत जीत रहा था, भारत को पूरा इलाका लेना चाहिए था, तो वो भी बातचीत हुई। पर ओवरऑल जिस प्रकार से ये रीऑर्गेनाइजेशन बिल और रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं, इससे ये जाहिर है कि जो लोग यहाँ से पलायन कर गए थे कश्मीरी पंडित, उनको हर सहूलियत मिलेगी, वो वापस आ सकते हैं, उनकी जायदाद उनको मिलेगी। दूसरा, जो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान से जो लोग आए थे जिनको वो सहूलियत नहीं मिली थी वो मिलेगी। और तीसरा, जो अभी इनकी सीटें खाली छोड़ी जाती थी जो 24 सीटें, उनके ऊपर बातचीत, ऐसा लगता है कि उन पे भी कोई भरने की बात होगी जो नए इलेक्शन। तो मुझे लगता है एक बहुत बदलाव आने वाला, और ये अब पूरा पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान देख रहा है। जो बात हम बार बार कह रहे हैं कि आवाज आ रही है, जो आज आपने प्रोग्राम से पहले भी दिखाया कि पीओजे के में लोग और गिलगित बाल्टिस्तान में क्या हालात हैं, लोगों को पे पेंशन नहीं मिली, खाने पीने को नहीं है, नहीं जो गेहूं चावल मिलता था उसको भी कट कर दिया है, और हर आदमी ये सोच रहा है कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। इशारा इस तरफ से भी होना चाहिए, और मुझे लगता है भारत की गवर्नमेंट इसके ऊपर अब बिल्कुल उसी दिशा में काम कर रही है कि एक प्रकार से जब पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने मन बना लिया कि वो भारत में मिलना चाहते हैं, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक है, वो भारत का हिस्सा थे, पाकिस्तान ने उसको जबरदस्ती लिया था, इलीगली लिया था, तो उनकी तरफ से भी बहुत अब जोर हो गया। और भारत की गवर्नमेंट मुझे लगता है अब जो है अंत तक ले जाएगी इसको, और इस इलेक्शन में इनकी रिप्रेजेंटेशन, इनके लिए कुछ करना, और मुझे लगता है इंशाअल्लाह वो समय दूर नहीं जब पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा हो। जनरल साहब, ये बात भी की जाती रही है कि जम्मू कश्मीर को वापस स्टेट का जो स्टेटस है वो उसको वापस मिलेगा। ये आप क्या समझते हैं कि ये जो 2024 में जनरल इलेक्शन हो रहा है भारत में, उसके बाद का ये है प्रोग्राम के एक दफा फिर बीजेपी दोबारा से 5 साल 4 साल के लिए जीत के इलेक्शन आ जाए,
तो फिर इसको स्टेटहुड वापस दी जाएगी। हाँ बिल्कुल, देखो ये मुझे लगता नहीं कि शायद उससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि अब ये जो ये बातचीत की गई थी कि ये यूनियन टेरिटरी टाइम बिंग के लिए बढ़ाई गई थी, और क्योंकि वहां पर डिलिमिटेशन हुई नहीं थी और इसलिए उसका के लिए टाइम चाहिए था। अब वो डिलिमिटेशन की जो कार्रवाई वो खत्म हो गई है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई वजह है इलेक्शन ना कराना। मई जून में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे पूरे देश में, उस टाइम मुझे लगता है असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन दोनों हो सकते हैं, और इसकी तरफ इशारा है। जिस प्रकार से होम मिनिस्टर अमित शाह ने बताया कि अब कोई रुकावट नहीं है, और बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट उन्होंने पास की है कि जम्मू एंड कश्मीर एक स्पेशली आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट होने के बाद खुशहाली की तरफ है, अमन शांति है, वहां पर लोग बहुत खुश हैं, वहां पर कोई पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं। अब जो इलेक्शन होंगे अब वहां पर स्टेटहुड मिलेगा, और मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा मैसेज उन्होंने पास किया सबको, और ये इशारा गिलगित बाल्टिस्तान और पीओजे की तरफ किया जहां पर लोग खुद मिलना चाहते हैं। तो ये एक सोने पे सुहागा है। ये दोनों कार्रवाई मुझे लगता है आने वाले समय में होंगी। तो ये कोई सवाल पैदा नहीं होता कि जिस प्रकार से अब माहौल पैदा हुआ है। अभी बीजेपी ने 3 स्टेट्स को जीत लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो ऐसा लगता है 2024 के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी की ही गवर्नमेंट आने की संभावना है पूरी। ये और राजस्थान वाकई में इन्होंने कांग्रेस का सफाया कर दिया। राजस्थान में तो कांग्रेस गई। बिल्कुल, चाहे कांग्रेस में हो, राजस्थान में हो, या छत्तीसगढ़ में हो, या मध्य प्रदेश में हो, तीनों में बहुत अच्छी विजय प्राप्त की है। और जिस प्रकार से इशारा लग रहा है, जिस प्रकार से माहौल पैदा हो रहा है, जिस प्रकार से एक डायनेमिक लीडरशिप का मुजाहरा किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, मुझे लगता नहीं कोई ऐसा शक कि नहीं आएगी। और इसलिए जम्मू और कश्मीर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में स्टेट इलेक्शन होंगे, उसको स्टेटहुड जम्मू मिलेगा। कश्मीर में और स्टेट मुझे इलेक्शन लगता होंगे है आने वाले दिनों में। जनरल साहब, मैं अपनी MA TV की पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त भारत में रात के 12:30 बजे हुए हैं, और जनरल साहब दिन भर जो है वो TV चैनल्स पर कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। इसके बावजूद वो हमें जरूर टाइम देते हैं, इसलिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। नाजरीन, आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी ट्यूसडे को लंदन टाइम 6:30 बजे। उस वक्त तक के लिए डॉक्टर अब्दुल मिर्जा को इजाजत दीजिए। जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।